अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ज़ी। आज मैं आपके साथ लेसन नंबर 7 को डिस्कस करूंगी। आई होप कि आपको पिछला वाला लेक्चर सारे समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आए तो दोबारा आप अपनी वो वीडियो ऑन करके दोबारा स्लो स्लो करके उसे देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ऑल्सो शेयर करें। ठीक है, उसके बाद जो हमारा लेसन नंबर 7 है उसमें बेसिकली हिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड रिलेटेड टर्म्स पार्ट 2 है। हम लोग पिछले चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे डाइक्रोनिक एंड साइनक्रोनिक को। तो सबसे पहले मैं आपको ये थोड़ा डीपली डिफाइन कर दूं कि साइनक्रोनिक एंड डाइक्रोनिक होता क्या है। तो डाइक्रोनिक का मतलब है कि ये जो डाइक्रोनिक वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है दैट मीन्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, जिसमें हम टाइम टू टाइम जैसे चेंज होती है लैंग्वेज उसको डिस्कस करते हैं, उसको पढ़ते हैं। जैसे टाइमली हमारी लैंग्वेज जो है वो चेंज हो रही है। ओल्ड टाइम में हमारी लैंग्वेज जो थी वो डिफरेंट थी और मॉडर्न टाइम में हमारी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। मिडीवल जो पीरियड था उसमें हमारी लैंग्वेज डिफरेंट थी। हम इसमें जो है साइनक्रोनिक डाइक्रोनिक में उसमें हम लोग जो हैं वो ओवरऑल बात करते हैं लैंग्वेज की, कि हमने हर पीरियड की लैंग्वेज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, और जो साइनक्रोनिक है वो मैं आपको बताऊं कि साइनक्रोनिक जो होती है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाती है। लाइक अगर मैं ओल्ड इंग्लिश की बात करूँ तो ओल्ड इंग्लिश का ही इसमें जिक्र किया जाएगा कि ओल्ड इंग्लिश में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी। डायक्रोनिक हो गया जो ओवरऑल लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको जैसे दिया है कि ओल्ड इंग्लिश जैसे हम करते हैं, ओल्ड इंग्लिश में ये इंग्लिश बोली जाती थी, ये लैंग्वेज बोली जाती थी, मिडिल पीरियड में ये लैंग्वेज बोली जाती थी और मॉडर्न टाइम में ये बोली जाती थी। इसमें हर एक पीरियड का जो है वो डिस्कस किया जाता है। और साइनक्रोनिक में जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम को डिस्कस किया जाता है, ओल्ड या फिर मिडीवल या फिर मॉडर्न को। ठीक है, तो साइंक्रोनिक चेंजेस इन लैंग्वेज यही होगा कि हम लोग जो हैं वो किस तरह से चेंज करते हैं अपनी लैंग्वेज को। टाइम टू टाइम हमारी लैंग्वेज जो है वो कुछ ऐसे नई जो हैं वो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो हम उनके थ्रू जो है वो अपने लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं। उसके बाद जो है वो आता है हमारा दी फैमिली ट्री मॉडल। फैमिली ट्री मॉडल का मीन्स ये है कि आप देख रहे होंगे कि फैमिली ट्री हमारे जो पिछले जो हमारे अबाव अजदाद थे वो जो लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है, वो जो लैंग्वेज यूज़ करते थे, हम उनसे सीख के अपनी लैंग्वेज को जो है वो एक नए वे में एक अपने तरीके से उसको जो है वो तब्दील करते हैं, उसको चेंज करते हैं। ठीक है, हम जो पहले वो बोलते थे लैंग्वेज, ठीक है, हमारे जो बड़े थे वो जो लैंग्वेज यूज़ करते थे, जो लैंग्वेज बोलते थे वो अब की लैंग्वेज से डिफरेंट है। तो हम लोगों का जो चेंजमेंट आ गई है, इसी तरह से चेंजमेंट आती है टाइम टू टाइम जो है वो लैंग्वेज चेंज होती है। ठीक है, इसमें आप लोगों ने ओवरऑल यही बात करनी है कि जैसे जो आपके जो पिछले फैमिली मेम्बर्स थे वो जो लैंग्वेज यूज़ करते थे उस ओल्ड टाइम में, वो जो है अब की लैंग्वेज से डिफरेंट है। तो इसमें हम लोगों ने बेसिकली यही बात करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है दी वेव मॉडल। अब वेव मॉडल जो है वो बेसिकली ये है कि ये एक वेव की तरह है, जैसे एक लहरें होती हैं, ये लैंग्वेज उस तरह से है। ठीक है, और ये जो है अफेक्ट करती है, लोगों को अफेक्ट नहीं करती है, ये लैंग्वेज को अफेक्ट करती है। अगर किसी लैंग्वेज ने चेंज होना हो, अगर किसी लैंग्वेज में कोई ख़राबी हो या फिर कुछ और मसला हो, चेंजमेंट हो, तो उसमें जो है वो ये वेव मॉडल जो है वो उसको अफेक्ट करती है। ठीक है, इंसान को अफेक्ट नहीं करती, ये लैंग्वेज को ही अफेक्ट करती है क्योंकि ये खुद एक लैंग्वेज है। और इसीलिए पास की जो लोग हैं, पास की जो लैंग्वेजेस हैं, जो इनके नियर बाय लैंग्वेजेस हैं, उनको ये अफेक्ट करती है। दूर की जो लैंग्वेजेस हैं उनको अफेक्ट नहीं करती है, क्लोज़ की नियर बाय लैंग्वेजेस को अफेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज कॉन्टैक्ट, द सोशल एंड लिंग्विस्टिक्स फिनोमिनन बाय विच स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस इंटरेक्ट विद वन एंड अदर। इसमें क्या होता है कि हम सोशली और लिंग्विस्टिकली हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को शेयर करते हैं और अपने जो एक्सप्रेशंस हैं वो शो करते हैं। तो इसमें जो है एक तरह का मेजर फैक्टर इन लैंग्वेज चेंज। अब यहाँ पे एक फैक्टर वो कह रहे हैं कि लैंग्वेज चेंज होती है, टू पर्सन जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं लेकिन दोनों की लैंग्वेज जो है वो चेंज है। ठीक है, दोनों जो हैं आप एक दूसरे की बात को समझ नहीं पा रहे हैं। अब सेकंड उन्होंने पॉइंट क्या बताया है, प्रोलॉन्ग्ड लैंग्वेज कॉन्टैक्ट जनरली लीड्स टू बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअलिज्म। तो
बायलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब होता है कि एक ही पर्सन के पास दो लैंग्वेजेस जब होती हैं, जब उसको दो लैंग्वेजेस आती हैं तो इट्स मीन कि वो बायलिंगुअल है। अगर उसको मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब है अगर उसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं तो इट्स मीन कि वो मल्टीलिंगुअलिज्म है। ठीक है। अब वो लैंग्वेज जो कौन सी जो मर्ज़ी हो सकती है। ठीक है। अगर आपको कोई लैंग्वेज आती है उर्दू और इंग्लिश तो आप इट्स मीन के बायलिंगुअल हैं। अगर आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस आती हैं जैसे पश्तो है, सिंधी है, ठीक है, और बाकी सारी सिटीज़ के भी आपको लैंग्वेजेस आती हैं तो इट्स मीन कि आप मल्टीलिंगुअलिज्म हैं। तो इसमें ये बेसिकली यही बात हो रही है कि जब टू पर्सनस को बात समझ में नहीं आ रही होती इट्स मीन कि वो जो हैं वो उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है। अगर वो एक दूसरे को समझ पा रहे हैं तो इट्स मीन कि वो बायलिंगुअल की जो एबिलिटी है उनके पास है, और या फिर उनके पास मल्टीलिंगुअलिज्म की एबिलिटी है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो अगेन डायक्रॉनिक चेंजेस, सिंटैक्टिक चेंज, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे है सिंटैक्टिक चेंज। सिंटैक्टिक चेंज मींस कि ये जो इसका चेंज है वो ग्रामर में होता है। हमारी लैंग्वेज जो है वो ग्रामर में चेंज होती है, हमारी ग्रामर के जो वर्ड्स हैं वो चेंज होते हैं सिंटैक्टिक चेंज में। लेसन नंबर 8 की तरफ आते हैं। मेन स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वाई एंड हाउ टू स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू डिवीजन इन स्टेजेस। अब यहाँ पे वो बेसिकली बात करें कि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को किस तरह से स्टडी करते हैं और क्यों स्टडी करते हैं डिवीजन्स के थ्रू। ठीक है। तो डिवीजन्स कौन सी हैं कि जो हमारी जो है ये 5th सेंचुरी है, 6th सेंचुरी है। ठीक है। जिस तरह से सेंचुरीज़ हैं उन सेंचुरीज़ में हम लोगों ने किस तरह से डिवीजन्स बना दी हुई हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज को किस तरह से पढ़ा जाता था। 17th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में जो इंग्लिश की थी वो क्या इंपॉर्टेंस थी। ठीक है। उसकी क्या क्वालिटीज़ थी, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक थी। तो ये बेसिकली उस पर बात की जा रही है कि इंग्लिश जो है वो किस तरह से पढ़ी जाती थी और किस तरह से टाइम टू टाइम जो थी वो चेंज हो रही थी। ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के थ्रू, ठीक है, कॉलोनियल नेशन, यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं 17th 18th 19th एंड 20th सेंचुरी का यहाँ पे डिस्कस किया गया कि किस तरह से जो लैंग्वेज थी इंग्लिश थी वो किस तरह से चेंज हो रही थी। कन्फ्यूजन एंड इश्यूज़ रिलेटेड टू डिवीजन इन स्टेजेस। अब यहाँ पे कौन से कन्फ्यूजन हो जाती है हमें और इश्यूज़ हैं रिलेटेड डिवीजन इन स्टेजेस के, तो वो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। अब इसमें जो है इस पैराग्राफ में बेसिकली ये बताया जा रहा है कि ये जो ओल्ड इंग्लिश है वो उसका डिवीजन बताया जा रहा है कि वो उसमें इंग्लिश किस तरह से कंफ्यूजिंग थी और इश्यूज़ क्या क्या थे। ठीक है। और जो मिडल इंग्लिश थी उसमें क्या क्या इश्यूज़ फेस हो रहे थे, और अर्ली मॉडर्न इंग्लिश और लेट मॉडर्न इंग्लिश को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। Like all divisions in history, the periods of the English language are matters of convenience and the dividing lines between them purely arbitrary. अब नेक्स्ट है हमारे पास मेन स्टेजेस इन द डेवलपमेंट इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, डिवीजन ऑफ अर्ली स्टेजेस। अर्ली स्टेजेस में जो आपकी हैं डार्क एजेस आती हैं। ठीक है। आपका जो इंग्लिश जो थी वो इज़ अ वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज थी। ठीक है। जो अर्ली एज में इंग्लिश जो है वो जर्मेनिक लैंग्वेज इसको कहा जाता था। ठीक है। और यहाँ पे आपकी इसमें जो है आपका डार्क एजेस आती हैं, एंग्लो सैक्सन का पीरियड आता है उसमें, वो मैं नीचे जाके आपको डिटेल में डिफ़ाइन करती हूँ। अब आता है डिवीजन ऑफ लेटर एजेस। अब लेटर एजेस में जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि मॉडर्न पीरियड आएगा आपका सारा, अर्ली मॉडर्न एंड लेटर मॉडर्न आएगा। ठीक है। जो था 16th to 18th सेंचुरी तक। ठीक है। और यहाँ पे जो था आपका हर चीज़ जो थी वो डेवलप हो गई थी, हर चीज़ जो थी वो टाइम टू टाइम चेंज हो गई थी, हर चीज़ इम्प्रूव हो गई थी, चाहे वो या फिर कोई पोइट्री है या फिर कोई राइटिंग है या फिर थिएटर्स वगैरह जो थे, वो सारे ओवरऑल जो चीज़ें थी, जो लैंग्वेज थी आपकी, वो इंग्लिश टोटली चेंज हो चुकी थी लेटर स्टेजेस में। और मॉडर्न टाइम में जो थी सबसे ये बड़ी बात है कि मॉडर्न टाइम में इंग्लिश जो थी वो एक वर्ल्ड लैंग्वेज बन गई थी कि पूरे जो वर्ल्ड है उसमें फैल चुकी थी, और हर बंदा, हर दूसरा बंदा ही जो है वो इंग्लिश को इम्पोर्टेंट समझना शुरू हो गया था जैसे आजकल होता है। अब यहाँ पे है मूवमेंट फ्रॉम रीसेंट टू फ्यूचर स्टेजेस। अब इसमें बेसिकली यही बात हो रही है जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि रिसेंटली आपकी लैंग्वेज जो है इंग्लिश वो किस तरह से चल रही है, और फ्यूचर में जो है वो इंग्लिश किस तरह से इस तरह आगे आगे बढ़ती जा रही है। और हमें लग रहा है कि जैसे ना इंग्लिश के अलावा तो हमारी कोई लैंग्वेज रहेगी ही नहीं। ठीक है। कोई भी इंसान जो है वो फ्यूचर में उर्दू या फिर पंजाबी या फिर सिंधी या फिर जो भी अपने कल्चर में उनकी लैंग्वेज बोली जाती है उसकी तो शायद डेथ ही हो जाएगी, और कोई भी लैंग्वेज वो बोलना पसंद नहीं करेगा इंग्लिश के अलावा। तो ये आपने सारी चीज़ों को डिस्कस करना है कि किस तरह से पाकिस्तानी कल्चर में, इंडियन में
और जो है वो हर जगह जो है वो इंग्लिश जो है वो किस तरह से स्प्रेड आउट हो रही है। लेसन नंबर 9 है इंट्रोडक्शन टू ओल्ड इंग्लिश। इसमें जो है हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़नी है इंग्लिश की, कि पिछले टाइम में जो इंग्लिश का वो सारा डिटेल में हम पढ़ेंगे। द लैंग्वेज इन इंग्लैंड बिफोर इंग्लिश। अब लैंग्वेज जो है वो इंग्लैंड में क्या बोली जाती थी इंग्लिश से पहले, तो वो जो है इसमें हम आप लोग लिख सकते हैं कि ओल्ड इंग्लिश यहाँ पे बोली जाती थी। फिर आप लोगों ने इसमें जो है वो डार्कनेस को शो करना है कि किस तरह से डार्क पीरियड्स चल रहे थे, ठीक है, हर तरफ एक टेंशन थी, ठीक है, कोई भी जो है वो रूरल कोई भी जो पर्सन था वो यही चाह रहा था कि जो हमारा हम जो हैं वो इस मुल्क के किंग बन जाएं। तो हर किसी को यही लगा हुआ था कि मैं किंग बन जाऊं, ठीक है। हर तरह से जो थी ना, हर चीज़ जो थी वो डिस्ट्रॉय हो रही थी, हर चीज़ जो थी वो तबाह हो रही थी टाइम से, ठीक है। तो ओल्ड इंग्लिश जो है वो डार्कनेस का पीरियड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हर तरफ जो थी वो डार्कनेस थी। और इसको जो है वो एंग्लो सेक्सन का आप लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एंग्लो सेक्सन का पीरियड जो था वो एक तरह की टर्म थी, ठीक है, जो जर्मनी से लोग आए हुए थे और उन्होंने वो टर्म जो थी वो इस तरह से कंकर की थी, ठीक है। उसके बाद जो था वो पीपल जो थे वो रिलीजियस थे और वार्स हो रही थी इसमें एंग्लो सेक्सन में, ठीक है। और इंसिडेंट्स का यहाँ पे आपने बताना है कि किस तरह से यहाँ पे रिलीजियस लोग यहाँ पे रहते थे। फिर आती है द हिस्ट्री ऑफ रोमन कन्क्वेस्ट। रोमन का कन्क्वेस्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है हम लोगों का क्या है, रोमन इम्पीरियर क्लॉडियस। अब ये जो रोमन कन्क्वेस्ट था ना, वो एक रोमन का इम्पीरियर था, ठीक है। रोमन एक जगह का नाम है कि रोमन्स जहाँ पे रहते थे, ठीक है। अब रोमन का जो इम्पीरियर था क्लॉडियस, उसने ये स्टार्ट किया था कन्क्वेस्ट, ठीक है। वो क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि वो चाहता था कि उसका पूरे जो वर्ल्ड है, पूरा जो मुल्क है वो उसके अंडर आ जाए, ठीक है, वो उसका किंग बन जाए। तो इस वजह से उसने जो था वो ये स्टार्ट किया था। कनकर जो था वो उसने जैसे जैसे उसने ये लड़ाई लड़ी, ठीक है, तो फिर उसने सबसे पहले जो था वो इटली को कंकर किया। उसके बाद उसने 2 सेंचुरीज़ ग्रीस एंड स्पेन को कंकर किया था, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको थोड़ी बहुत बता दी हैं कि ये सबसे पहले उसने क्यों किया था, क्योंकि वो चाहता था कि वो वर्ल्ड का किंग बन जाए, कि वो चाहता था कि पूरा वर्ल्ड जो है वो उसके अंडर आ जाए। और सबसे पहले जो है वो उसने इटली को कंकर किया और उसके बाद ग्रीस और स्पेन को किया। तो बेसिकली आपको सिर्फ मैं एक थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रही हूँ कि क्या सीन था और किस तरह से ये स्टार्ट हुआ और क्या क्या किस चीज़ों को उसने जो है वो कंकर किया था। अब है दी लिटिल लैंग्वेज। लिटिल लैंग्वेज को जो है वो एक अटैलिक की ब्रांच है और इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, ठीक है। इसको इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहा जाता है और ये एक इटैलिक की ब्रांच है, जिसको काफ़ी ज़्यादा राइटर्स ने अपनी राइटिंग में यूज़ किया, क्योंकि पहले वक्तों में इंग्लिश नहीं थी, इंग्लिश से पहले की ये लैंग्वेज है। जो लोग जो थे, राइटर्स जो थे, अपनी पोइट्री के ज़रिए लोगों को बताना चाहते थे कि मुल्क के क्या हालात हैं, तो वो जो थे वो लैटिन लैंग्वेज को यूज़ करते थे। जिसमें जो हमारे एक राइटर हैं थॉमस होब्स, इन्होंने लैटिन लैंग्वेज में अपनी राइटिंग की थी, ठीक है। और ये लैटिन लैंग्वेज को यूज़ करते थे। इसी तरह से और भी बहुत सारे राइटर्स हैं। अब है एंग्लो सेक्सन सिविलाइजेशन, जिसको मैं कह रही थी कि मैं आपके साथ डिटेल में नीचे जाके डिस्कस करती हूँ। तो बेसिकली जो ये एंग्लो सेक्सन सिविलाइजेशन है, ये एक टर्म है एक तरह की जो यूज़ की जाती है और ये जर्मन लैंग्वेज है एक तरह की, ठीक है। जैसे एक लैंग्वेज होती है, इसी तरह की एक लैंग्वेज है जो बोली जाती है एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्पीक। इसको बोलना जो है वो डिफ़िकल्ट है, ठीक है। और ये जो थी वो 500 AD टू 1066 AD तक चली थी, ठीक है। यहाँ जो एंजल्स थे, ज्यूट्स थे और कार्ल्स थे, उन्होंने जो है ये मिल के एंग्लो सैक्सन जो पीरियड था, ये ओल्ड इंग्लिश थी, वो बनाई थी बेसिकली। हर कोई इससे पहले जो था, इसमें जो एंजल्स थे, ज्यूट्स थे, कार्ड्स थे, ये सारे जो थे यहाँ पे जब आए थे, तो ये अपनी अपनी लैंग्वेज बोलते थे। जहाँ जहाँ से ये आए थे, जिस टाइप की ये लैंग्वेज बोलते थे, ये लोग अपनी ही लैंग्वेज बोलते थे। लेकिन जब इन्होंने ये एंग्लो सेक्सन पीरियड बनाया, तो उसके लिए एक लैंग्वेज जो थी वो चूज़ कर ली कि हम लोगों ने जैसे लाइक हम लोग अब यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हैं, तो हम लोगों ने एक लैंग्वेज चूज़ की हुई है कि हमने ये बोलनी है। तो इसी तरह से इन सब तीनों लोगों ने जो थी वो एंग्लो सेक्सन लैंग्वेज बना ली थी, जो ये बोला करते थे उस टाइम में। अब यहाँ पे मैं आपके साथ ये शेयर करने लगी हूँ कि एंग्लो सेक्सन पीपल्स जो थे उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या थी, उस तरह
उन मतलब कि यहाँ पे लोग जो थे वो किस किस्म के रहते थे। तो सबसे पहली इसकी करेक्टरिस्टिक्स ये है कि दीज ट्राइब्स वर फेयरलेस, एडवेंचरस एंड ब्रेव। इनके जो कबीले थे, इनके जो लोग थे, जहाँ जिन कबीलों में रहते थे लोग, वो फेयरलेस थे कि बेखौफ, उनको किसी चीज़ का डर ही नहीं है, एडवेंचरस थे एंड ब्रेव थे। उन्हें किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी कि कौन हमसे आके जंग कर सकता है, कौन हमें यहाँ से निकाल सकता है, उनको किसी चीज़ की डर नहीं था। दे sang at their feast about battles, gods and their ancestral heroes, and some of their chiefs were bards. तो सेकंड इसकी करेक्टरिस्टिक्स ये है, ठीक है। उसके बाद देयर सॉन्ग्स वॉज अबाउट रिलीजन, वार्स एंड इंग्लिश पोइट्री बिगन फ्रॉम दीज सॉन्ग्स। अब यहाँ पे थर्ड जो है वो ये शो कर रही है चीज़ कि इनके जो पर्सनस थे, जो लोग यहाँ पे रहते थे, वो बड़े रिलीजियस थे। रिलीजियस मीन्स कि जैसे जो क्रिश्चियनिटी का यहाँ पे रिलीजन को शो किया गया कि किस तरह से जो वो एक क्रिश्चियंस लोग होते हैं, उनका जो एक बिलीफ सिस्टम होता है, ठीक है, अपने गॉड के ऊपर, वो इसको शो कर रहे हैं कि ये जो पर्सन्स थे वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे इस टाइम में। और क्या कहते हैं कि ये जो एंग्लो सैक्सन पीरियड था, ये एक ऐसा निज़ाम था जिसमें किसानों पर आयद किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो किसान वगैरह थे, जो एक कहते हैं ना कि एक लो क्लास के लोग थे ना, वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे, और वो वहाँ पे उन टाइप के किसान जैसे होते हैं, काम करते रहना हर वक्त। तो उनका जो था ना, वो एक निज़ाम उनका आयद हुआ था, ठीक है। अब आते हैं लेसन नंबर 10 की तरफ, सम हिस्टोरिकल फैक्ट्स अबाउट ओल्ड इंग्लिश। इसमें दी नेम्स इंग्लिश एंड इंग्लैंड। अब यहाँ पे बेसिकली हमने इस पैराग्राफ में ये देखना है कि किस तरह से जो था, इंग्लिश से पहले कौन सा नाम यूज़ किया जाता था और इंग्लैंड में कौन सा नाम था वो यूज़ किया जाता था। इन दोनों नेम से पहले कौन सा जो नाम था वो क्या नेम्स थे, ठीक है। तो इंग्लिश एंड इंग्लैंड में जो था ना, वो ओल्ड इंग्लिश सबसे पहले बोली जाती थी। ओल्ड इंग्लिश मीन्स के एंग्लो सेक्सन की वहाँ पे सारा पीरियड था, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे ये आपने डिस्कस करना है कि जर्मन्स जो थे, उन्होंने सबसे पहले जो थी वो जर्मैनिक लैंग्वेज यूज़ की थी, जिसको हम लोग ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो जैसे टाइम टू टाइम ये जैसे चेंज होता गया लैंग्वेज, तो इसको हम लोगों ने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। पहले ये ओल्ड इंग्लिश थी जो जर्मन्स यूज़ करते थे इसे। नेक्स्ट है हमारे पास द ओरिजिन एंड पोजीशन ऑफ इंग्लिश। इसमें हम लोगों ने ओरिजिन बताना है इंग्लिश का, एंड पोजीशन बतानी है। तो यहाँ पे जो ओरिजिन है, it is originated from Indianic languages brought to Britain in the mid-5th to 7th century AD by Anglo-Saxon। अब ये जो लैंग्वेज थी वो एंग्लो सैक्सन के टाइम में थी, ठीक है, और 5th to 6th सेंचुरी AD में, ये मिड ऑफ 5th एंड 6th सेंचुरी में ये यूज़ की जाती थी, ठीक है। उसके बाद जो इसकी पोजीशन है वो ये है कि ये एक सेकंड लैंग्वेज मानी जाती थी उस टाइम में, क्योंकि पहली लैंग्वेज जो थी वो जर्मन लैंग्वेज थी, और सेकंड पे ये जो थी वो इंग्लिश लैंग्वेज थी, ठीक है। और इसलिए जो है वो एक ये सेकंड लैंग्वेज मानी जाती है, तो इट्स पोजीशन इज़ सेकंड लैंग्वेज। अब यहाँ पे है फैक्ट एंड इवेंट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड। तो इसमें आप लोगों ने सारा एंग्लो सेक्सन पीरियड को डिस्कस करना है, ठीक है। उसके जो इवेंट्स थे उनको डिस्कस करना है कि किस तरह से जो था वो ओल्ड इंग्लिश जो डार्कनेस का पीरियड था वो किस तरह आया, और फिर जो है वो लोगों ने किस तरह से अपनी लैंग्वेज को चेंज किया, लैंग्वेज किस तरह से आई, लोग किस तरह के थे, ठीक है। जो मैंने आपके साथ सारी करेक्टरिस्टिक्स शेयर की हैं वो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं उसमें। और जो है वो एक इंसिडेंट की बात करते हैं कि ये जो एंग्लो सेक्सन पीरियड है, इसमें एक इंसिडेंट था, एक बी वुल्फ का आपने नाम सुना होगा। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें जो था बी वुल्फ जो था वो एक हीरो था, और वो किस तरह का हीरो था, ही वॉज अ वॉइस एंड राइटियस किंग हु रूल्स ओवर गीट लैंड। तो ये एक ऐसा किंग था, एक ऐसा इंसान था जो एक वॉइस था, ठीक है। तो इसको बी वुल्फ को इस तरह से कहा जाता है कि ये जो था वो एक चैम्पियन था स्लेयर ऑफ मॉन्स्टर्स का। तो यहाँ पे आपने बी वुल्फ की जो सारी मैंने आपको बताया है इंसिडेंट, उसको भी डिस्कस करना है, एंग्लो सेक्सन पीरियड को डिस्कस करना है कि किस तरह से किसान लोगों का यहाँ पे जो निज़ाम था, और जो थे पीपल वर वेरी रिलीजियस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने डिस्कस करनी है इन सारे फैक्ट एंड इवेंट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड में। हिस्टोरिकल फैक्ट एंड फिगर्स इवेंट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश कंटिन्यू। इसमें भी आप लोगों ने सारा वही टोटली डिस्कस करना है।
राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश। तो राइटिंग सिस्टम क्या था? क्रिस्टियनिटी एंड राइटिंग। वी नो लिटिल अबाउट द एंग्लो सेक्सन्स until after their conversation to Christianity who which introduced them to the use of Roman alphabet। तो यहाँ के जो लोग थे क्रिश्चियंस थे, मैंने आपको जैसे बताया कि वो बड़े जो थे वो रिलीजियस थे, ठीक है। और वो जो थे ना वो रोमन अल्फ़ाबेट की लैंग्वेज को यूज़ करते थे। उनकी जो राइटिंग सिस्टम था वो रोमन अल्फ़ाबेट्स था। वो अल्फ़ाबेट्स के थ्रू अपनी जो कन्वर्सेशन थे, जो अपनी राइटिंग थी वो लिखा करते थे। और यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है हेथन इंग्लिश। मीन्स के यहाँ के जो लोग थे क्रिश्चियंस थे, तो वो इस तरह की उनकी राइटिंग थी कि वो लगता ही नहीं था कि वो क्रिश्चियन है, नॉट बिलोंग टू क्रिस्टियनिटी, या फिर वो लगता ही नहीं था कि वो इस्लाम से रिलेटेड हैं या फिर वो क्रिश्चियंस हैं। उनको कोई रिलीजियस पे बिलीव लगता ही नहीं था, क्योंकि उनकी राइटिंग ही इस तरह की थी जो पहले ओल्ड टाइम में था, क्योंकि वो डार्कनेस का पीरियड था। हर चीज़ जो थी वो डिस्ट्रॉय हो रही थी, ख़त्म हो रही थी टाइम टू टाइम। तो आज के लिए जो है हमारा लेसन नंबर 10 तक मैं आपको समझाया सारा। आई होप कि आपको सारा स्टार्ट टू एंड तक सारा समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। मैंने आपके साथ जो है अपनी तरफ से नोट्स भी शेयर किए हैं, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो आपका लिखा हुआ होता है वो आपको समझ में नहीं आ रहा होता। तो इसीलिए मैंने आपको जो है वो ईजी वर्डिंग में अपनी तरफ से जो है वो सर्च आउट करके एक नोट टाइप का आपको एक्सप्लेन किया है। वो आई होप कि आपको सारा समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, जो हमारी लेसन नंबर 11 से स्टार्ट होगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके पास जो है वो इस कोर्स की सारी वीडियोज़ आती रहें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।